हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चूंकि मैं ये फर्स्ट टाइम जो है पॉलिटिकल मुद्दे पे ऑनलाइन आ रहा हूँ, आप लोगों से बात कर रहा हूँ। तो हो सकता है कि मैं उतने अच्छे से अपनी बातों को ना रख पाऊँ, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। और साथ में चूंकि मैं नया नया ही इस चीज़ को स्टार्ट किया हूँ, तो प्लीज़ आप इन सारी चीज़ों को कंसिडर कीजिएगा। हो सकती है बोलने के दौरान में मैं शायद कुछ ऐसी चीज़ों को भी बोल जाऊं, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी रहूंगा। और तो आप उन सारी चीज़ों को इग्नोर करते हुए प्लीज़ मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा। हाँ, जहाँ तक इंफॉर्मेशन की बात है और चीज़ों की बात है, मैं आपको जानकारी ऐसी दूंगा जो आपको भी ऐसा लगेगा कि बहुत रॉ और डेप्थ में किसी बात को मैं बता रहा हूँ। तो मेरा जो आज का मुद्दा है आपसे बात करने का, वो है बंगाल इलेक्शन को लेकर, और बंगाल इलेक्शन के बाद बीजेपी के गवर्नमेंट फॉर्म करने को लेकर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज तृणमूल कांग्रेस गवर्नमेंट की जो कैबिनेट है वो डिसॉल्व हो गई। चूंकि जो मुख्यमंत्री थी उन्होंने अपना इस्तीफा नहीं दिया, तो कैबिनेट को डिसॉल्व कर दिया। तो अभी हो सकता है कि कुछ दिनों में जो है नई जो पार्टी जीत कर आई है उसकी सरकार बने। तो उन सारी चीजों को लेकर, और ये सरकार बनने के बाद किन किन बदलावों की संभावना है, उन चीजों को लेकर मैं आज आप लोगों के सामने बात करने वाला हूं। तो बात को चलिए शुरू करते हैं हम। सबसे पहले हम बात करते हैं। बात करने से पहले मैं आपको कुछ शेयर करना चाहता हूं। अभी क्या है कि बीजेपी की गवर्नमेंट आई है। तो बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, बीजेपी मेजोरिटी में आई है। तो इससे पहले जो है, इससे पहले भी बीजेपी की कुछ सीट्स थी। लास्ट जो इलेक्शन हुआ था, तो उस समय बीजेपी की 77 सीट्स थी। तो 77 सीट्स किन किन इलाकों में थी, इस चीज को जानने के लिए मैं आपको सामने स्क्रीन पर मैप दे रहा हूँ। तो बात करते हैं सबसे पहले वेस्ट बंगाल के मैप को लेके। वेस्ट बंगाल को जो है आपको टोटल 4 पार्ट्स में बांटा गया है: नॉर्दर्न बंगाल, सेंट्रल बेल्ट, जंगल महल, कोलकाता एंड साउथ। तो नॉर्दर्न बंगाल में जो है आपको दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, अलीपुर द्वार और कुछ बिहार का इलाका आता है। सेंट्रल बेल्ट में आपको मालदा, मुर्शिदाबाद, नादिया का इलाका आता है। फिर वेस्टर्न बेल्ट में आपको जंगल महल है। जंगल महल में पुरुलिया, बांकुरा, झारग्राम, पश्चिम मेदिनीपुर का इलाका आता है। और साउदर्न इलाके में और कोलकाता वाले इलाके में आपको कोलकाता, हावड़ा, हुगली, ये एक ही जगह पे पूरा एरिया पड़ता है। वो कोलकाता सब अर्बन भी कह सकते हैं उसको। और नॉर्दर्न 24 परगना और साउदर्न 24 परगना। तो पिछले इलेक्शन में बीजेपी जो पूरी तरह से नॉर्दर्न बंगाल को कवर कर रही थी, जंगल महल वाले इलाके में बीजेपी आपको पुरुलिया और बांकुरा में थी, झारग्राम में आपको टीएमसी थी, और पश्चिम मिदनापुर वाला इलाका था। सेंट्रल बेल्ट में आपको पूरी तरह से टीएमसी ही थी, और कोलकाता और साउदर्न में भी पूरी तरह से टीएमसी ही थी। तो इस बार क्या डिफरेंस आया है? इस बार जो डिफरेंस आया है आपको, सेंट्रल बेल्ट छोड़ के नॉर्दर्न, जंगल महल और कलकत्ता साउथ पूरी तरह से बीजेपी आ गई। अभी आप बोलेंगे कि नॉर्दर्न एरिया में बीजेपी क्यों थे? वो थोड़ा सा आपको, नॉर्दर्न एरिया जो है वो नेपाल के साथ उसका बॉर्डर लगता है, और साथ ही ये बांग्लादेश के साथ भी उसका बॉर्डर लगता है। और वो एरिया जो है पहले भी उसको उसको गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया कहा जाता है। आपको सिलीगुड़ी का जो चिकन स्नेक इलाका कहते हैं उसको, तो वो एरिया पड़ता है, उसको कहा जाता है। वहां पे बीजेपी बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी, शुरू से ही स्ट्रांग थी। अभी जो है इलेक्शन के बाद क्या हुआ है, जो मैं आपको बता चुका हूँ। इस बार बीजेपी की 205 सीटें आई हैं, टीएमसी की 80। टीएमसी पूरी तरह से आपको सेंट्रल बेल्ट में सिमट गई है। तो अब चूंकि ये तो घटना हो गई है, तो अभी क्या हम लोगों को देखने मिल सकता है, उस उन सारी चीजों पे अभी हम लोग बात करेंगे। अभी हम बड़े बदलाव से पहले
इस बात की चर्चा करेंगे कि आखिर में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से संभावित मुख्यमंत्री कौन होंगे। और चूंकि आज ही विधायक दल के नेता की मीटिंग होने वाली है, तो मेरा अनुमान यह है कि शुभेंदु अधिकारी ही भावी मुख्यमंत्री होंगे पश्चिम बंगाल के। लेकिन आप भी कमेंट में ये बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है। वैसे आज शाम तक नाम का फाइनल होना मेरे हिसाब से तय हो जाएगा, और कल संभवतः मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ले ली जाए। क्योंकि टीएमसी की गवर्नमेंट तो ऑलरेडी, कैबिनेट तो ऑलरेडी भंग की ही जा चुकी है, वो तो कल ही हो गई थी। तो चलिए अब इस बारे में बात करते हैं कि बदलाव क्या होने वाले हैं। तो जहां तक बदलाव का सवाल है, अ, मुझे लगता है कुल 7-8 प्रकार के बदलाव होंगे। लेकिन वीडियो चूंकि बहुत ज़्यादा लंबा ना बन जाए, इसलिए इसे मैं 2 पार्ट में बना रहा हूँ। पहले पार्ट में मैं 4 बदलावों के बारे में ही चर्चा करूंगा आप लोगों से। तो पहले बदलाव में मुझे जो लगता है सबसे ज़्यादा फोकस, जैसा बीजेपी गवर्नमेंट का उनके द्वारा शासित अन्य राज्यों में रहता है, सबसे बड़ा बदलाव कानून व्यवस्था पर फोकस के रूप में रहेगा। अ, अतीत में भी हम ऐसा देख चुके हैं कि भाजपा पश्चिम बंगाल में 3-4 के मुद्दे को हमेशा उठाती है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा उनका रहता है पॉलिटिकल वायलेंस का, राजनीतिक हिंसा का। फिर वहाँ दादागिरी भाईगिरी का मुद्दा, सिंडिकेट संस्कृति। तीसरा, आपको हफ्ता वसूली का मुद्दा। और चौथा, उनका स्थानीय दबंग नेटवर्क जो रहता है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड दबंग नेटवर्क। अब जैसा हम यूपी और महाराष्ट्र में देख रहे हैं कि यूपी में योगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आने के बाद जो सबसे पहली चीजें हुई कि जितने भी भाई गुंडे थे, सभी लोग या तो जेल में है या फिर ईश्वर के पास है। तो इस तरह की चीजें हो सकती हैं कि आपको गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट इन सारी चीजों पे बहुत ज्यादा फोकस रख रहे हैं। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है राजनीतिक हिंसा का। और इसके सापेक्ष में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पॉलिटिकल वायलेंस जो है, जो सबसे ज्यादा देखा गया है, वो पश्चिम बंगाल और केरल में ही देखा गया है। और दोनों ही जगह हैं आपको गवर्नमेंट जो थी, गवर्नमेंट आपको दोनों ही जगह है पहले कम्युनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट थी। तो मुझे जो थोड़ा संदेह होता है कि ये लेफ्ट के ना रहने के बाद भी जो टीएमसी आई थी, उसके बहुत सारे नेता फिर टीएमसी से जुड़े थे। और ये फोकस रहा था कि जो हमारा हमारा जो सिद्धांत है, हमारा जो विचार है, वो दूसरे विचारों पर हावी हो। और जब ये बात जनमानस तक जाती है, जो सपोर्टर्स रहते हैं, तो वो इस विषय में उग्र हो जाते हैं। तो वो पॉलिटिकल फेवर वाली चीजें जो है, शायद नई गवर्नमेंट होगी उसको कर्व करेगी, उसको कम करेगी, मिटिगेट करेगी। दूसरी है सिंडिकेट संस्कृति जो है पश्चिम बंगाल में। ये सिर्फ अभी पूरे भारत में, सिर्फ अभी पश्चिम बंगाल में ही मुखर रूप से चल रही है। हफ्ता वसूली के साथ भी यही है। हफ्ता वसूली सबसे ज्यादा, आज से 30-40 साल पहले अगर देखेंगे तो सबसे ज्यादा वो महाराष्ट्र में होती थी, जो कि पूरी तरह से खत्म हो गई है। अब इस तरह की कोई बात नहीं है। अगर कोई कुछ टैक्स वगैरह वसूलता भी है, तो वहाँ की कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपैलिटी वगैरह वसूलते हैं, जो रेरी वाले होते हैं, स्टॉल्स, दुकान जो लगाते हैं, वो तो कॉरपोरेशन लेते हैं। लेकिन कोई इंडिविजुअल इस तरह की चीजें नहीं करता। तो ये सारी चीजें जो है, इन सारी चीजों पर बहुत ज्यादा फोकस रहेगा बीजेपी गवर्नमेंट का। और संभवतः ये 3-4 सालों में या 5 सालों में ये खत्म भी हो जाए।
साथ में ये भी रहेगा कि पुलिस पर राज्य सरकार का नियंत्रण और आक्रामक हो सकता है। केंद्रीय एजेंसियों की सक्रियता बढ़ सकती है, राजनीतिक कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई दोनों पक्षों में बढ़ सकती है। दूसरा, आपको जो मुद्दा रहेगा आने वाली गवर्नमेंट का, उनका फोकस रहेगा हिंदुत्व और सांस्कृतिक तौर पर जो हिंदूवादी राजनीति है उसको आगे बढ़ाने की। पहले क्या होता था, पश्चिम बंगाल में रामनवमी हुआ, दुर्गा पूजा हुआ, जो उनके मुख्य त्योहार थे, तो वहाँ ऐसा देखा गया जो पंडाल सस्ते वगैरह थे, वहाँ मुस्लिम लोग भी आते थे, वो नमाज भी पढ़ते थे, और इस तरह की के कार्यकलापों से आम जनमानस को कोई परेशानी नहीं होती थी। लेकिन संभवतः अब पश्चिम बंगाल में ऐसा ना देखा जाए, और बंगाल की पहचान को राष्ट्रीय हिंदू सांस्कृतिक धारा से जोड़ने की कोशिश की जाए। स्कूलों और सार्वजनिक विमर्श में राष्ट्रवाद आधारित नैरेटिव भी बढ़ सकता है। साथ ही इन सारी चीजों के होने से पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण और भी बढ़ सकता है। साथ में मुस्लिम बहुल इलाकों में थोड़ी राजनीतिक असुरक्षा की भावना भी इसके कारण बढ़ सकती है। तीसरा मुद्दा है केंद्र राज्य संबंधों में बड़ा बदलाव। पहले क्या होता था आपको कि सेंट्रल गवर्नमेंट की, भारत सरकार की बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज थी जो उम, बस एकमात्र यही राज्य था पश्चिम बंगाल जहाँ पे वो इम्प्लीमेंट नहीं होती थी, क्योंकि टीएमसी की गवर्नमेंट उसको एक्सेप्ट ही नहीं करते थे। इसी कारण यह है कि आम जनमानस को बहुत तरह की सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पाता था। अब चूंकि केंद्र और राज्य सरकार में पूर्णतः समन्वय रहेगा, भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार रहेगी, तो दिल्ली और कलकत्ता के बीच में समन्वय बढ़ेगा, और जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं जो भारत सरकार की तरफ से हैं वो बहुत तेजी से इम्प्लीमेंट होंगे। सोशल वेलफेयर प्रोजेक्ट्स जो हैं, बच्चों के लिए हैं, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, आपको ग्राम सड़क योजनाएं, ये सब बहुत तेजी से इम्प्लीमेंट होंगी। आपको फिर बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो भारत सरकार के हैं, जैसे हाईवे, अभी तक आपको एक्सप्रेस वे की सुविधा नहीं है, ये हाँ, ये एक डिब्बा। पश्चिम बंगाल में आप देखेंगे कि पश्चिम बंगाल का अपना खुद का एक्सप्रेस वे नहीं है। संभवतः ऐसा हो कि आने वाले 5 सालों में पश्चिम बंगाल का भी एक्सप्रेस वे हो। हालांकि नेशनल हाईवे पश्चिम बंगाल में बहुतायत से हैं, लगभग हर जगहों को जोड़ते हैं। NH2 भी है, जिसे मतलब GT रोड भी कहा जाता है, वो भी है पश्चिम बंगाल में। लेकिन इस बार ऐसा हो सकता है कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो एक्सप्रेसवे जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, तो वो भी इस बार शायद पश्चिम बंगाल को मिल जाए। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, पश्चिम बंगाल में आजादी से पहले सबसे अधिक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स थे। उसके बाद धीरे 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 खत्म हो गए। कुछ एक पोर्ट्स वगैरह हैं, लेकिन उनका कम्युनिकेशन और उनका बिजनेस बहुत कम है वेस्टर्न पोर्ट्स के कंपैरिजन में, या साउदर्न ईस्ट पोर्ट्स के कंपैरिजन में। जैसे विशाखापट्टनम का पोर्ट हुआ, इन सारे पोर्ट्स के कंपैरिजन में आपको इधर बहुत कम इनके ट्रांजेक्शन है, जो कि आपको दिखेंगे कि वो बहुत तेजी से बढ़ेंगे। साथ में चूंकि ये स्टेट जो है दूसरे कंट्रीज से लगता है, बॉर्डर एरिया से ये लगता है, तो आपको कनेक्टिविटी बहुत तेजी से बढ़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेजी से ग्रोथ करेगा, पोर्ट्स बहुत तेजी से आगे डेवलप होंगे, प्राइवेट एंटिटीज के हाथ में पोर्ट्स जा सकते हैं, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बढ़ेंगे, बॉर्डर एरियाज जैसे आपको म्यांमार हुआ, वेस्ट बंगाल हुआ, नेपाल हुआ, उससे ट्रांजेक्शन बढ़ेगा। आपको सेमी हाई स्पीड रेल नेटवर्क बढ़ेगा, मेट्रोज बढ़ेंगे, और चूंकि वेस्ट बंगाल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को इंडिया के साथ जोड़ता है, तो इसके ग्रोथ के लिए ये सबसे अच्छी बात होगी कि ये एक तरह से बहुत
बड़ा लॉजिस्टिक हब बनकर उभरेगा। आपको अभी भारत में कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जो एक साथ, मतलब किसी एक राज्य पे बाद बाकी सारे राज्य मजबूरी में निर्भर हों। लेकिन अभी पश्चिम बंगाल के साथ ऐसा है और वो उसको बेनिफिट भी देगा। चलिए, अभी ये वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो गया, तो नेक्स्ट वीडियो में आगे के जो संभावित मुद्दे हैं उन सारी चीज़ों पे चर्चा करेंगे। लेकिन इसके साथ मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर आपको ये मेरा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया या फिर आपको लग रहा है कि मैं और भी अच्छे से इन सारी चीज़ों को बता सकता हूँ, इन डेप्थ एनालिसिस कर सकता हूँ, प्लीज़ 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 लाइक और शेयर करें, जिससे कि मुझे और थोड़ा मोटिवेशन मिले और मैं और अच्छे से चीज़ों को कर सकूं। अभी मेरे पास उतने रिसोर्सेज नहीं है और क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस नहीं है इन सारी चीज़ों को करने का। लेकिन जहाँ तक नीश की बात है, एक्सपर्ट नॉलेज की बात है, तो उन सारी चीज़ों में मेरा इन डेप्थ नॉलेज है और इसको मैं और कॉन्साइज करके और डीपली और चीज़ों को बताने के काबिल हूँ। तो आप मुझे प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मैं आगे आपको इससे भी अच्छी अच्छी अपडेट्स और इन डेप्थ चीज़ें आपको बताऊंगा। धन्यवाद।